वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में अगला टॉपिक और वो है किरचॉफ लॉ की एप्लीकेशन के साथ हम लोग स्टडी करेंगे एक ऐसा प्रिंसिपल जिसका यूज़ हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने में यूज़ करेंगे और वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करके हम लोग जो है प्रैक्टिकल में कई सारे एक्सपीरियंस हम लोग कर सकेंगे, ठीक है। और ये जो किरचॉफ लॉ को यूज़ करके हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ करेंगे, उसी की हेल्प से हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो होगा मीटर ब्रिज। तो चलो स्टडी करते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। व्हीटस्टोन किसी साइंटिस्ट का नाम है और ब्रिज मतलब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंसेस का एक जाल जो ब्रिज की तरह नजर आता है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। तो ये कैसा होता है, देखो इसमें इस तरीके से चार रेजिस्टेंस हम लोग लगाएंगे, ऐसे इस तरीके से ये हमारे पास ऐसे चार रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और ये मिलकर के एक ब्रिज की तरह बन रहा है। इस तरीके से बना लेते हैं, थोड़ा सा ठीक लगेगा। ऐसे ये है चार रेजिस्टेंस, बीच में है गैल्वेनोमीटर और यहाँ पर है की। ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज और इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ और एक और की के साथ ऐसे कनेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये है P, इस रेजिस्टेंस का नाम है P, इस वाले रेजिस्टेंस का नाम है Q, इसका नाम है R और इसका नाम है S। ओके, हम लोग यूज करके इसको एक बैलेंसिंग कंडीशन डिराइव करेंगे। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, ये तो पहली बार पढ़ रहे हैं। बैलेंसिंग कंडीशन वो होगी जब हमारे इस गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा, इसे कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन, ठीक है। तो बैलेंसिंग कंडीशन निकालने के लिए हम लोग P, Q और R और S, ये चार रेजिस्टेंस है ना हमारे पास, P, Q, R और S, इनकी ऐसी वैल्यूज लेंगे ताकि हमारे गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट ना जाए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। तो कंडीशन निकालेंगे और इसके लिए यूज करेंगे हम लोग अपने किरचॉफ लॉ को। तो मान लो यहां से करंट जा रहा है I, हम लोग जंक्शन लॉ का यूज करके देखेंगे। यहां से करंट जा रहा है I और इस पॉइंट से करंट दो पार्ट्स में बटेगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा जंक्शन लॉ के हिसाब से। तो अगर यहाँ पर करंट गया I1, अगर इसमें करंट जाता है I1, तो बचा हुआ करंट नीचे जाएगा। यही तो जंक्शन लॉ है कि टोटल करंट एट ए जंक्शन शुड बी 0। तो यहाँ पर जो करंट जाएगा I में से I1 इधर गया तो बचा हुआ इसमें से जाएगा और वो होगा I माइनस I1, ठीक है। I1 जो यहाँ से यहाँ तक गया, इनको नाम भी दे देते हैं A, B, C और D। A से B की तरफ जाने वाला करंट है I1। I1 B पे जाकर के दो पार्ट्स में ब्रेक होगा। मान लो इसमें गया IG, क्योंकि ये गैल्वेनोमीटर है तो मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट गया। देखो हम अपनी मर्जी से करंट दे रहे हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम, लेकिन जंक्शन लॉ को फॉलो करना चाहिए, कुछ भी नाम दे सकते हो। तो अगर यहाँ से I1 गया तो IG इसमें गया, तो बचा हुआ करंट I1 माइनस IG हमारे B से C में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो I माइनस I1 आया, यहाँ से IG आया, ये दोनों मिलकर के इसमें जाएंगे, ये तो जंक्शन लॉ है। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो होगा I माइनस I1 और यहाँ से आ रहा है IG, ये करंट जाएगा C की तरफ, D से C की तरफ। अब D से C तक इतना करंट आया और यहाँ से I1 माइनस IG आया, तो यहाँ पर मिल करके सारा करंट मिल जाएगा और दोबारा से बन जाएगा I, देख सकते हो I माइनस IG, ठीक है। तो I1 माइनस IG कट जाएंगे, बचेगा I, हो गया। तो जितना करंट एंटर किया है उतना ही करंट हमारा बाहर आ रहा है इस तरीके से। ओके, हमें स्विच को ऑन करना जरूरी है, ठीक है। ये क्लियर हुई बात कि हमने किस तरीके से करंट को
जंक्शन लॉ यूज करके डिवाइड किया। और फटाफट फिर से देखो, टोटल करंट है हमारा आई में से कुछ हिस्सा इधर गया तो बचा हुआ इधर जाएगा, ये तो जंक्शन लॉ है। अगर I1 में से IG इधर गया तो बचा हुआ हमारा B से C की तरफ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से B से D की तरफ आया IG और A से D की तरफ आया I माइनस I1 और जुड़ करके वो हमारा D से C की तरफ जाएगा, वो होगा I माइनस I1 प्लस IG और C पर सारे करंट जुड़ जाएंगे और फिर से हम मिलेगा I, ठीक है। ये क्लियर हुई बात। अब हम निकालेंगे, जैसे मैंने कहा था, हम निकालेंगे बैलेंसिंग कंडीशन। हमारे ब्रिज को बैलेंस करने के लिए P, Q, R और S का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इनकी वैल्यूज़ ऐसी होनी चाहिए कि हमारा गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट ना जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लगाएंगे किरचॉफ्स के, अब हमने जंक्शन लॉ यूज़ करके करंट को डिवाइड किया, अब हम लूप लॉ लगा करके और दो इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे P, Q, R और S के बीच में कंडीशन, जो बैलेंसिंग कंडीशन होगी, ठीक है। तो हम लोग लूप लेंगे A, B, D, A, कोई भी लूप ले सकते हो, हमने लिया A, B, D, A, B, D से A। पहले A से चले B की तरफ, A से B की तरफ जाते समय हमें कितना करंट मिल रहा है, I1, रेजिस्टेंस कितना है P, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई I1 P, और हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेंगे, प्लस या माइनस, प्लस लेंगे। सो लूप फॉर लूप A B D A, A से B जा रहे हैं तो मिलेगा I1 P पॉजिटिव में, फिर B से D गए, B से D जा रहे हो, गैल्वेनोमीटर मिला, गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस है और वो है G, तो गैल्वेनोमीटर में भी वोल्टेज ड्रॉप होगी, वो होगी IG इंटू G, और प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, इसलिए लेंगे प्लस। फिर हम D पे पहुंच गए, अब D से आएंगे A की तरफ, D से A की तरफ आ रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस ये मिला है ना, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई, करंट कितना है I माइनस I1, तो वोल्टेज ड्रॉप हुई I माइनस I1 इंटू R, प्लस लेंगे या माइनस, करंट के हम कैसे जा रहे हैं, करंट इधर जा रहा है और हम जा रहे हैं इधर, अपोजिट जा रहे हैं ना, तो लेंगे माइनस। इक्वेशन बन गई हमारी, P को थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, एक इक्वेशन आ गई, कौन सी लूप की, A B D A लूप की इक्वेशन आ गई। अब हम लेंगे B C D B, अब हम दूसरा लूप लेंगे B C D B, फॉर लूप B C D B, B C D B, ये वाला लूप लेंगे। तो B से C जाओ, B से C गए, करंट कितना है I1 माइनस IG और रेजिस्टेंस कितना है Q, तो वोल्टेज ड्रॉप हुई I माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। फिर C से D की तरफ आओ, करंट कितना है I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, तो वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, तो लिख लेते हैं यहाँ पर I माइनस, थोड़ा यहाँ जगह कम है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, फॉर लूप B C D B, यहाँ से यहाँ गए I1 माइनस IG इंटू Q, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं इसलिए प्लस में, फिर C से D की तरफ गए तो माइनस, क्योंकि हम अपोजिट तो करंट जा रहे हैं, I माइनस I1 प्लस IG इंटू S, ठीक है। और फिर वापस गए D से B, तो हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो लिखेंगे माइनस IG, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अभी हमने यूज किया किरचॉफ का लूप लॉ, इतना काम हो गया, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, बैलेंसिंग कंडीशन यह है कि करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर शुड बी 0, ठीक है। क्या मतलब, फॉर बैलेंसिंग कंडीशन, फॉर बैलेंसिंग होने के लिए
IG 0 होना चाहिए। बैलेंसिंग होने के लिए IG 0 होना चाहिए। अब बैलेंसिंग समझ में आया कि लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्किट राइट हैंड वाले सर्किट के बराबर होगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो उसके लिए B और D अगर सेम वोल्टेज पे होंगे, है ना, B और D अगर सेम वोल्टेज पे होंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसी को बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। तो हमने लिख दिया, हमने सीधे बैलेंसिंग कंडीशन लगा दी कि IG को 0 करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इन दोनों इक्वेशन में IG को 0 इक्वल पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, ये चीज़ 0 हो गई तो हमें मिला I1, इसमें से I1P ये 0 हो गया, और माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 से आई। और इक्वेशन 2 से देखो, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहां से मिला I1Q, और यहां से मिला I माइनस I1, IG 0 हो जाएगा, तो यहां से मिला माइनस I1 इंटू S, IGG 0। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I1P इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया, और इसको लिख सकते हैं I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू S, ठीक है। देखो दोनों इक्वेशंस को, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। दोनों डिवाइड कर दिया तो क्या मिला, देखो I1 से I1 कट गया, I माइनस I1 से I माइनस I1 कट गया, तो हमें मिला P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। हमें मिला P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S। यह है बैलेंसिंग कंडीशन। जब P बाई Q R बाई S के इक्वल होगा, P बाई Q R बाई S के इक्वल होगा, तो हमारे गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। एग्जांपल ले, मान लो P है हमारा 10 और Q है 20, तो P बाई कितना हुआ, 10 बाई 20 यानी 1/2। यही रेशो हमारे R बाई S का भी होना चाहिए। अगर ये 3 है तो ये 6 होना चाहिए, ताकि रेशो 1/2 आए। तो ये 10, ये 20, ये 3 और 6, ठीक है। या ये 10, ये 20, ये भी 10 और ये भी 20, ठीक है। ये 5 और ये 10 और ये 2 और ये 4, मतलब P बाई Q R बाई S के इक्वल होना चाहिए। समझ गए, क्लियर। ये हमारी बैलेंसिंग कंडीशन, हमारे ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन। अब तुम कहोगे सर ब्रिज, चलो तुम छोड़ो, ब्रिज वगैरह हम नहीं उसके बारे में चिंता करते। मान लो तुमने एक ऐसा सर्किट बनाया, ठीक है, ऐसा एक सर्किट बनाया, ओके। अब इस सर्किट में अगर तुम निकालना चाहो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, टोटल रेजिस्टेंस इन दो पॉइंट्स के बीच में निकालना चाहते हो, तो देखो ध्यान से, ना तो कोई सीरीज में नज़र आ रहा है, ना कोई रेजिस्टेंस पैरेलल में नज़र आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं है, आसान तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये P बाई Q R बाई S की कंडीशन को फॉलो करता है, मतलब P बाई Q R बाई S के इक्वल है, तो हम बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, है ना। हम बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं, और बीच वाले रेजिस्टेंस को हटाते ही देखो ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ जाएंगे, नीचे वाले दोनों भी सीरीज में आ जाएंगे। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है कि अगर हमारे इस तरीके से रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे। तो तुम ध्यान दोगे कि क्या P बाई Q R बाई S के इक्वल है। अगर P बाई Q R बाई S के इक्वल है तो तुम बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हो, और हटाते ही ऊपर वाले दो रेजिस्टेंस सीरीज में, नीचे वाले दो रेजिस्टेंस सीरीज में, उनको जोड़ो, नीचे वाले को जोड़ो, और ऊपर और नीचे वाले दोनों पैरेलल में, और सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं। क्लियर हुई बात। ये एक एप्लीकेशन समझी हम लोगों ने बैलेंसिंग कंडीशन की, मुश्किल तो नहीं है, आसान है कि नहीं। हमने दो रूल्स लगाए, दोनों रूल्स लगाए किरचॉफ लॉ के। पहले करंट को डिवाइड करते समय हम लोगों ने जंक्शन लॉ यूज़ किया, फिर बाद में लूप लॉ यूज़ करके हमने बैलेंसिंग कंडीशन निकाल दी, ओके।
अब एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हम कैसे कैसे सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि सिमेट्रिक्स ऐसा सर्किट कैसा होगा जिसमें P, Q, R और S कैसे कैसे होंगे। एक बार फटाफट मैं उसका एग्जांपल तुम्हें दे देता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो किरचॉफ लॉ का यूज़ किया हम लोगों ने, और व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो, तुम्हें देखना है कि जब भी मान लो ऐसे दे रखा हो, इस तरीके से रेजिस्टेंस दे रखे हो, ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ हो, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब देखो, जब भी कुछ ऐसा नजर आए ना, तो देखो ये बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही है, बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा, इस तरीके से नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसका जो फॉर्म है ना वो कुछ कुछ ऐसा ही है। देख रहे हो, ऐसा, दोनों इक्वल है, यानी इस चीज को ऐसे और इस चीज को ऐसे बना सकते हैं। अगर अब देखो, इसको मान लो P, Q, R और S, अगर P बाई Q यानी इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल है, तो हम बीच वाले रेजिस्टेंस को हटा सकते हैं। और जब बीच वाले रेजिस्टेंस हटा दोगे तो ऊपर के दोनों सीरीज में आ गए, नीचे के दोनों सीरीज में आ गए, सॉल्व हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखो इसको ना एग्ज़ाम में जनरली ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, तुम्हें ऐसा अपनी आँखों की ट्रेनिंग ऐसे करनी है कि तुम ढूंढ पाओ कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है ना। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा है नहीं है। कभी कभी ऐसा भी बनाया जा सकता है, देखो ऐसा ऐसा, लग नहीं रहा ना, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ना, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर P बाई क्यू R बाई S के इक्वल है तो बीच वाले को हम लोग हटा सकते हैं, समझ गए। ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन हमने देखी हम लोगों ने अपनी व्हीटस्टोन ब्रिज की, कि P बाई क्यू R बाई S वाली कंडीशन को यूज़ करके हम लोग मुश्किल दिखने वाले सर्किट को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं, तो करते हैं शुरू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ठीक है, मैं थोड़ी सी मेमोरी फ्री अप करी है मैंने अभी भी अपने फ़ोन से, ताकि रिकॉर्डिंग हो सके। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि दिखने में ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तुम लोगों को इसको सोचना है, समझना है कि क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नज़र आ रहा है, क्या इसमें 5 रेजिस्टेंस हैं, क्या वो 5 रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह हैं, और अगर P बाई क्यू R बाई S के इक्वल हो जाए, है ना, P बाई क्यू R बाई S के इक्वल हो, यानी इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल हो, या इन दोनों का रेशो इन दोनों के इक्वल हो, तो हम बीच वाले को हटा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। कभी कभी हो सकता है ये ऐसा ना हो, P बाई क्यू R बाई S के इक्वल ना हो, तो उसको सॉल्व करने का टेक्निक मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो एप्लीकेशन है, जो प्रिंसिपल है, उसको हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं मीटर ब्रिज। उस मीटर ब्रिज को यूज़ करके हम लोग इन 4 रेजिस्टेंस में से कोई अगर एक रेजिस्टेंस ना दिया हो, 4 रेजिस्टेंस है ना, P, Q, R और S, अगर इनमें से कोई एक रेजिस्टेंस हमें निकालना हो तो हम इस प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे P बाई क्यू R बाई S है, इन चारों में से कोई एक नहीं है तो निकाल सकते हो ना। तो अब हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, ब्रिज तो वैसे ही है, 4 रेजिस्टेंस का एक कनेक्शन, और मीटर मतलब क्योंकि ये मीटर, इसमें एक मीटर स्केल लगा रहता है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज का देखो कंस्ट्रक्शन, इसका पहले मतलब हम रियल लाइफ में जो इसका प्रैक्टिकल फॉर्म होता है ना मीटर ब्रिज का, वो देखते हैं कैसा होता है। एक बड़ा सा ऐसा वुडन बोर्ड होता है, 1 मीटर लंबे, 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, एक वुडन बोर्ड, ठीक है, एक फ्लैट बोर्ड की तरह होता है, ठीक है, इस तरीके से। और ठीक से बना लेते हैं इसको, ऐसे एक वुडन बोर्ड होता है, ये एक वुडन बोर्ड है, लकड़ी का बना हुआ। थोड़ा सा यहाँ से भी ठीक कर लेते हैं इसको, ऐसे, इधर से भी, ये एक वुडन बोर्ड है।
वुडन बोर्ड के ऊपर इस तरीके से एल शेप के, ऐसे एल शेप के मेटल के स्ट्रिप्स हैं, मेटल स्ट्रिप्स, मेटल स्ट्रिप, ठीक है। मतलब मेटल के बने हुए, कॉपर के बने हुए, खासकर कॉपर के बने हुए एल शेप की पट्टियां हैं, और ऐसे एक बीच में यहां पर भी है इस तरीके से, और एक यहां पर भी इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, सिंपल। ये तो है वुडन बोर्ड, कोई बड़ी बात नहीं है। लकड़ी के बोर्ड के ऊपर मेटल की ऐसे पीसेस हमने फिक्स किए हुए, यहां पर लगा है, इधर से यहां तक लगा हुआ है 1 मीटर लंबा स्केल, दिस इज मीटर स्केल, दिस इज मीटर स्केल। और ठीक बना लेते हैं इसको, और ये है 1 मीटर लंबा स्केल, दिस इज मीटर स्केल। मेजर करने के लिए, लेंथ वगैरह मेजर करने के लिए, यहाँ शुरू होती है 0, फिर ऐसे करते हुए 1, ऐसे करते करते यहाँ तक जाएगा 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर होते हैं स्क्रू, मेटल के स्क्रू होते हैं इधर, वायर्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर होते हैं मेटल के स्क्रू इधर, ठीक है। इनके बीच में लगा होगा एक रेजिस्टेंस, और मैंने इसको रेजिस्टेंस को ऐसे बॉक्स की तरह क्यों बनाया है, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी वैल्यू हम अपनी बदल सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। तो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में यहाँ पर अपनी मर्जी के रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे रेजिस्टेंस होते हैं, जो वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, जो वैल्यू हम यूज़ करना चाहते हैं, उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर होगा एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये होगा हमारा अननोन रेजिस्टेंस, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम लगाएंगे 1 मीटर लंबा वायर, 1 मीटर लंबा वायर होगा। ये नॉर्मल वायर नहीं है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वाला वायर है, यानी रेजिस्टेंस बना होगा निक्रोम, मैंगनीन, यूरेका या कांस्टेंट है। जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस हम वाले वायर हमने पढ़े थे, ऐसे वायर्स, ऐसे मटेरियल जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत छोटा हो। टेम्परेचर कोफिशिएंट छोटा होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट का छोटा होने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस में बहुत मामूली सा चेंज आएगा, और इनकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। दो बातें हैं, एक इनका अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस बहुत छोटा होगा, दूसरा इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। और ऐसे मटेरियल्स होते हैं कांस्टेंटाइन, यूरेका, मैंगनीन, निक्रोम, ओके। और यहाँ पर लगा होगा, यहाँ से स्क्रू से एक लंबा सा वायर, हमारे पास एक लंबा वायर, ये यहाँ टच नहीं करता, यहाँ लगा होगा गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पर लगा हुआ एक मूवेबल कांटेक्ट। ये जो पॉइंट है ना, इसको उठा के हम आगे पीछे सरका सकते हैं, ठीक है, इसीलिए मूवेबल कांटेक्ट है। अगर हम इसको यहाँ टच कर देंगे तो यहाँ कांटेक्ट बन जाएगा, यहाँ उठा करके टच कर देंगे तो यहाँ पर कांटेक्ट बन जाएगा। इसको बुक्स में जो नाम दिया है वो नाम दिया है जोकी, इसका नाम है जोकी, JOCKEY, ठीक है। जोकी होता है घोड़ा चलाने वाला, ठीक है, जो घोड़ा रखता है ना, जो घोड़ा चलाता है उसको कहते हैं जोकी। तो ये हमारे वायर के ऊपर एक तरीके से राइड करता है, इसलिए ये जोकी है, ठीक है। ये जो है हमारे वायर के ऊपर राइड करता है, जैसे हॉर्स राइडिंग होती है, तो दिस राइड्स ऑन द वायर, सो इट इज नोन एज जोकी, क्लियर। ये है हमारा गैल्वेनोमीटर, और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हमने कनेक्ट की है बैटरी ऐसे, और की लगाना चाहो तो की भी लगा लो, हमने की लगाई, समझ गए, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज, लकड़ी का एक बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड पर मेटल पीसेस, ये जो हैं दीज आर मेटल पीसेस,
और ये है स्क्रू, यहाँ पर स्क्रू है ये कनेक्शन करने के लिए, दीज आर स्क्रू, ठीक है। और ये मेटल पीस है, ये भी एल शेप का कॉपर का बना हुआ, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम फिलहाल नाम दे देते हैं जे। ये है हमारा आर, ये है हमारा एस, ये हुआ ए से जे हुआ पी और जे से बी हुआ क्यू, पी क्यू आर और एस, और बीच में गैल्वेनोमीटर दिख रहा है ना। अब तो व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह है कि नहीं, पी क्यू रेजिस्टेंस आ गए, आर और एस रेजिस्टेंस आ गए और बीच में गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ है। बीच में क्या है, बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है। क्लियर है? तो है ना ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही, पी क्यू आर और एस हो गए, है ना। अब इसमें फ़र्क क्या है? इसमें फ़र्क यह है कि हमारा आर और एस का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स है, एक बार जो हमने पुट कर दिया पी और क्यू की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं जैसे जैसे जोकी को हम लोग आगे पीछे करेंगे। मैंने कहा ना जोकी है, जोकी राइड्स ऑन द वायर, जोकी वायर के ऊपर राइड करता है, चल सकता है। तो हम लोग ए से जे और जे से बी की लेंथ को चेंज कर सकते हैं, और लेंथ को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, है कि नहीं। जब हम लेंथ को चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा तो हम जे की ऐसी पोजीशन करेंगे, जे को ऐसे पॉइंट पर लाएंगे चलाते हुए, ऐसे राइड करते हुए। जब हम राइड करेंगे तो पी और क्यू बदल जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट ढूंढेंगे जहां पर हमारा गैल्वेनोमीटर ज़ीरो करंट दिखाएगा, और जब वो ज़ीरो करंट दिखाएगा वो बैलेंसिंग कंडीशन होगी। और बैलेंसिंग कंडीशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, P बाई क्यू R बाई एस के इक्वल होगा, है ना बैलेंसिंग कंडीशन। P बाई क्यू R बाई एस के इक्वल होगा। R तो R है, S क्या है, S को हम नाम दे देते हैं X, क्योंकि अननोन है, X की वैल्यू हमें निकालनी है, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एक्स। अब P और Q क्या करें, P और Q की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें तो लेंथ पता है। हमने जो भी यहाँ टच किया है ना, जहाँ टच किया मान लो गैल्वेनोमीटर ज़ीरो दिखा रहा है, तो P रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस तो पता नहीं हम लोगों को, लेकिन हमें लेंथ पता है, हमें लेंथ पता है, ठीक है। और Q की भी लेंथ पता है, Q की लेंथ है J से B, ठीक है। P की लेंथ पता है हमें, J और Q की लेंथ पता है। तो हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रो L बाई ए लिख सकते हैं, है ना। तो P क्या होगा, अगर मान लो ये लेंथ है L, है ना, A टू J लेंथ है L, J से B लेंथ है 100 माइनस L, क्योंकि बची हुई लेंथ है ना ये 100 माइनस L, क्योंकि हमारा पूरा वायर तो 100 सेंटीमीटर लंबा है। अगर ये L हुआ तो बचा हुआ कितना हुआ, 100 माइनस L। तो P हुआ रो L बाई ए, और Q क्या हुआ, रो 100 माइनस L बाई ए, क्योंकि Q वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है, लेंथ है, वो 100 माइनस L है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया, तो P और Q आगे ना हमारे, और इसके लिए हमें केवल लेंथ पता होनी जरूरी है। तो P बाई क्यू क्या होगा, तो P बाई क्यू होगा रो L बाई ए, और यहाँ पर रो 100 माइनस L बाई ए, तो P बाई क्यू बन गया L बाई 100 माइनस L। यानी केवल लेंथ नापने से ही काम चल गया, है कि नहीं। हमें उनकी वैल्यू ही नहीं पता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ जो होगी ना, लेंथ का जो रेशो होगा वही P बाई क्यू का ही रेशो होगा, तो हमें लेंथ नापने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो इस वाले फॉर्मूले में P बाई क्यू की जगह हम क्या लिखेंगे, L बाई 100 माइनस L और R बाई एक्स। तो x क्या हो जाएगा, x होगा
R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। ऐसे निकालेंगे हम लोग अननोन रेजिस्टेंस। अब इस अननोन रेजिस्टेंस निकालने में हमें केवल एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, R की बस, और किसी की वैल्यू हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है। दिख रहे हो, है कि नहीं? एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए P, Q, R और S, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा था 4 रेजिस्टेंस थे, लेकिन अब हमने देखा कि हमें केवल इस फॉर्मूले में केवल एक रेजिस्टेंस पता होना चाहिए और वो है R। बाकी तो वायर की लेंथ है 100 माइनस एल और एल, तो हमें अननोन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो ये जो हमने किया ये था मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज और इसे यूज है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर हो गई बात? तो इसके बारे में कुछ और छोटी छोटी बातें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? कुछ प्रॉब्लम हो तो यू कैन मैसेज मी एंड आस्क मी। तो सी यू टुमारो, बाय।